हर नया कानून एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देता है। राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कौशलेश भाई, जिंदगी कैसी चल रही है? भाई बढ़िया चल रही है। अभी तो जेल वेल गए नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो ये वहाँ पे लिबर्टी की लड़ाई लड़ता है, फ्रीडम फाइट करवाता है, रेवोल्यूशंस करवाता है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब ये चाहता है इसका इंटरफेरेंस हो और वहाँ की सरकार मना करती है तो वहाँ का तख्ता पलट करवाना बेसिकली रेवोल्यूशन नाम से करवाता है। बहुत टफ है। कई लोगों का कहना है पूरा केजरीवाल ही सोरोस प्रोजेक्ट है। भाई बैन तो दारू बैन है बिहार में, सबसे ज्यादा वहां भी और ट्रकों में जा रही है और उसी से पैसा आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सो कॉल्ड चुनाव लड़ने का। तो बैन वैन ये सब क्या है ना, जब बच्चे होते हैं तो उनको खुश करने के लिए होता है। देखो हमने अरे बैन करने से होता है बैन, तो वो है बस बैन करने से होता है कि थोड़ा और करप्शन बढ़ जाता है। तो मैं लास्ट वाले शुरू करता हूँ। केजरीवाल का अगर फ्यूचर है तो इस देश का फ्यूचर नहीं है। पंजाब में लोग बता रहे हैं कि वो फिल इन द ब्लैंक्स वालों ने खूब पैसा दिया इसे केजरीवाल को। समझा नहीं मैं। खाली स्थान जो होता है। तो आप सारे दोस्त मिलके एक FIR लिखवा के दिखाओ। अगर आप किसी को से फोन नहीं करवा सकते, जाओ जो देख रहा है वीडियो लिखवा के मुझे फोन कर दे, भाई मैंने FIR लिखवा दी बिना किसी के जुगाड़ के। भाई मैंने गाड़ी ली, हर 3 महीने पे मैं उसका पॉल्यूशन बनवा रहा हूँ। फिर एक पागल सनकी टाइप कोई खड़ा होता है, कहता है कि आप अपनी गाड़ी E1 और चलाओगे। पॉल्यूशन कर रही। अरे तो जब मैं हर 3 महीने पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, धार लेने के लिए ले रहा हूँ भाई मैं, 60 रुपए क्यों ले रहे हो मेरे से? इतने इंटरव्यू में बोलते हैं ना यूपीएससी का, आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, आई वांट टू डू द बेटरमेंट। बहुत लाखों क्यों खत्म हो गए? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। कौन कर रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन? तो ब्यूरोक्रेसी करती है। ये मेवाड़ को छोड़ के पूरे राजस्थान में जहां जहां ये पहुंचे उसको वक्फ कह सकते हैं। आगरा पूरा वक्फ है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। और आज हमारे साथ शायद तीसरी चौथी बार राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी कौशलेश भाई, क्या हाल है? फ्रॉम द हिंदू कैफे ऑफ कोर्स। सब बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, क्या चल रहा है? बस जिंदगी कैसी चल रही है? थोड़ा पास कर लो या आप पास आ जाओ। हम पास आ जाए। जिंदगी कैसी चल रही है? भाई बढ़िया चल रही है। अभी तो जेल वेल गए नहीं है। कैसा लगा मैंने आपको राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी बोला? पता नहीं, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। तो वही है। आपको हेट कमेंट्स तो बहुत आते होंगे आपकी वीडियोस पे। हाँ, कैसे डील करते हो भाई? वो और क्या कमेंट्स होते ज्यादातर? ऐसे होते हैं। फिर मैं उससे अल्ट्रा प्रो मैक्स में देता हूँ डील। जैसे कहते हैं तू क्या कर रहा है, मगर रोक ले आके, तेरे पे रुकता हूँ। तो आते हैं, प्यार करते हैं, रात को फोन भी करते हैं 2-2:30 बजे। अच्छा। फिर मैं छज्जे पे जाके बात करता हूँ। फिर उन्हें छज्जे पे जाना पड़ता है। तो आते रहते हैं ये। खैर नेमत है बरस रही। चलो बहुत बढ़िया। आज मैंने सोचा थोड़ी फ्री कॉन्वर्जेशन करें, करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में बात करें। यूजुअली IAS की तैयारी कर रहे हो क्या? मैं नहीं भाई, ब्रेन वॉश्ड हूँ मैं IAS ना करने के लिए। ना मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ, सच बात है। देखो, जो कर सकते हैं वही IAS की तैयारी करे। कहो आई कांट बी सो मच फूल। आई कांट बी सच अ फूल। सही बात है। तो करंट अफेयर्स में आजकल एक बड़ा नाम चल रहा है पिछले 1 महीने से, जॉर्ज सोरोस। तो पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा ऑनलाइन, मेरे को इतना ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं मिला। हर जगह बस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम आ रहा था और उसको लिंक कर रहे थे अलग अलग चीज़ अलग अलग कंट्रीज में करने से। तो एग्जैक्टली जॉर्ज सोरोस है कौन और वो करता क्या है और उसका एजेंडा क्या है? पहला पार्ट तो ये, फिर आगे बात करेंगे। भाई जॉर्ज सोरोस बड़ा नोटी आदमी है। इसके पास पैसा है बहुत, और इसको लगता है इसके पास पैसा है तो जो ये चाहेगा वो होगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो ये वहाँ पे लिबर्टी की लड़ाई लड़ता है, फ्रीडम फाइट करवाता है, रेवोल्यूशंस करवाता है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब ये चाहता है इसका इंटरफेरेंस हो और वहाँ की सरकार मना करती है तो वहाँ का तख्ता पलट करवाना बेसिकली रेवोल्यूशन नाम से करवाता है। कलर्ड रेवोल्यूशन करके एक वर्ड चलता है, जैसे ऑरेंज रेवोल्यूशन हो गई। क्या मतलब होता है कलर्ड रेवोल्यूशन का? मतलब बड़ा ना इनका, जैसे एक कहीं का था, कोई देश था उसका नाम, जहाँ ऑरेंज रेवोल्यूशन हुई तो वहाँ के डिक्टेटर ने ऐसा कर रखा था कि भाई कोई असेंबल नहीं हो सकता आसपास। लोगों के अंदर खुन्नस थी उसके लिए,
तो भाई मैं जो चाह रहा हूँ वो भी आप चाह रहे हो, तो कैसे पता लगेगा? तो मैं संतरा लेके घूम रहा हूँ, संतरा इन्होंने वो बता दिया भाई सिंबल कि मैं हेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको संतरा लेके घूम रहा हूँ। तो लोग संतरा लेके घूमने लगे। करते करते उसमें और पैसा वैसा इसने पंप किया, तख्ता पलट हो गया, वहाँ का जो भी चुन के आया था वो हट गया। तो सोरोस का यही है, बाकी पूरा ईस्टर्न यूरोप में इसने तहस नहस कराई है। हंगरी का है एग्जाम्पल, विक्टर ओरबान, उसको इसने कहा कि मतलब कह रहा होगा, मतलब अब जैसे कहने का तरीका अलग होता है, इसने कहा मेरी चलेगी, जो कह रहा हूँ वो करता रहे। ओरबान ने मना कर दिया। इसने वहाँ भी रेवोल्यूशन करने की सोची, पर ओरबान ने इसके डंडा दे दिया। 4 बार जीत के आ गया वो। कल्चरल नेशनलिज्म ला रहा है भारत में उसको। नहीं तो उसका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है ना, अपनी मर्जी की सरकार हाँ, सिंपल वही है। एक वो कहते हैं ना, वो पता नहीं अब इसको कंस्पिरेसी थ्योरी कह देंगे, बट सारी कंस्पिरेसी थ्योरी अब सही होती जा रही है धीरे धीरे, कम पड़ गई है पुराने वाली। तो कुछ जो वर्ल्ड क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या कुछ एक बिग गवर्नमेंट, चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ वो जो चल रहा है वो 2030 का कुछ बता रहे हैं लोग, तो उसमें है ये, तो वही कर रहा है। तो इंडिया में क्या चाहते हैं? इंडिया में चाह रहा है मोदी जी चले जाए, राहुल गांधी आ जाए। वो तो क्यों चाहते हैं? कि मोदी जी इसकी सुन नहीं रहे होंगे, सिंपल सी बात। और फिर जैसे इसको क्या है ना कि इसको मेरी चलेगी, ये वाला इसको इन्फेचुएशन है। वो मोदी जी का अलग है भाई, मोदी जी का मेरी चलेगी। तो वही चलिए, इसने कहा भी था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा डिस्टेबलाइज करने को, कर भी रहा है मतलब। और क्या है कि भाई सोरोस बहुत पैसे वाला है, इतना ईजी नहीं है कि उसके बारे में हम लोग। $8 बिलियन की वर्थ है उसकी। वो तो वाइट मनी होगी, ब्लैक मनी भी तो ये भी रखता होगा। तो सोरोस का सिंपल वही है, और आप इतनी इजीली इसके लोगों को कैच भी नहीं कर सकते। हर्ष मंदर था वो IAS ऑफिसर, इसकी ओपन सोसाइटी में खुला था वो। सोनिया गांधी ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी, उसमें कई सारे मेंबर हैं, वो उसके पेरोल पे होंगे। आपके फॉर्मर PM मनमोहन सिंह है, उनकी बेटी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में है। एक्ट फॉर अमेरिका करके है, उधर का US का कोई लेफ्टिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको फंडिंग सोरोस के थ्रू आती है। उन्हीं की ब्रांच इंडिया में चलती है, एक्ट फॉर इंडिया। वो एक्ट फॉर इंडिया चलाता है, मेरे ख्याल से उसमें कहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक्ड है आशीष धवन अशोका यूनिवर्सिटी का फाउंडर है। अच्छा। ब्लैक लाइव्स मैटर में भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। आपके क्या नाम, सोरोस का। इंडिया में राहुल गांधी #दलित लाइव्स मैटर चला चुके हैं। तो क्या है कि पता सबको है कि सोरोस का पैसा आ रहा है, पर सोरोस भी छोटी मोटी फिल्म नहीं है कि कोई भी पकड़ ले। तो बहुत टफ है। कई लोगों का कहना है पूरा केजरीवाल ही सोरोस प्रोजेक्ट है। एक्चुअली में मुझे लगा आप इससे पहले मजाक कर रहे थे। हाँ नहीं, सीरियसली, मतलब कर्नल RSN सिंह हैं, उनकी कल किताब लॉन्च हुई है, द न्यू एंटी नेशनल्स, जिहादीज एंड द न्यू एंटी नेशनल्स, खाम है वहाँ पे। उनका है, आप एक बार उसका डॉक्यूमेंट है, आप डाल देना लिंक में, केजरीवाल के ऊपर वो दिखा रखा है उन्होंने। $80,000 केजरीवाल ने लिए थे फोर्ड फाउंडेशन, कहीं बाहर की किसी संस्था से। फोर्ड फाउंडेशन ही दिया जो भी। $80,000 मतलब ये तो बहुत शुरुआत में होगा। केजरीवाल की 20 साल की सैलरी के बराबर था। हाँ, कि आज तो केजरीवाल करोड़ों में खेल रहा है। आज तो वो फार्म हाउस ले रहा है वो तो कर ही रहा है। बट ये सब हैं चीजें, और सरकार को इस पर और सख्ती रखनी चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट है भाई ये। बट इंडिया में बैन नहीं करी इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। बैन करने से तो भाई, बैन तो प्रोस्टिट्यूशन भी है इंडिया में, मेरे ख्याल से तो चलता ही है। और जिन्होंने बैन कर रखा है उस लुटियंस में भी चलता है। तो बैन करने से तो नहीं रुकती ना चीजें, सिंपल एज दैट है भाई। बैन तो दारू बैन है बिहार में सबसे ज्यादा वहां बिकती और है। ट्रकों में जा रही है, और उसी से पैसा आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, सो कॉल्ड चुनाव लड़ने का। तो बैन वैन ये सब क्या है ना, जब बच्चे होते हैं तो उनको खुश करने के लिए होता है। देखो हमने अरे बैन करने से होता है बैन, मतलब आपको लगता है कि बैन कर देने से कोई चीज बैन नहीं भाई नहीं। तो मर्डर बैन कर दो, रेप बैन कर दो, हो जाएगा फिर भी। बट होते हैं ना, तो वो है बस। बैन करने से होता है कि थोड़ा और करप्शन बढ़ जाता है। तो वो तो बैन वैन कैसे कर लोगे आप? एक चीज बैन करोगे ना भाई। अच्छा कैसे बैन करोगे आप बताओ? सोरोस को कैसे बैन करोगे? या तो ये हो सकता है कि जो वो पैसा दे रहा है, जो एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें चलती तो पैसे से ही है। तो जो उसका पैसा, बेसिकली आप उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दो, पैसा ना आए कुछ ना कुछ करके। तो उसके इंडिया में तो अकाउंट ही नहीं है ना, आप तो इंडिया में ही कर पाओगे ना फ्रीज। तो वर्ल्ड ओवर आप उसको नहीं रोक सकते, आप उसको इंडिया में जितना ज्यादा रोक सकते हो उतना रोक सकते हो। हाँ मतलब वही जितना प्रयास कर सकते हो, बट इस भरम में नहीं रहना चाहिए कि हम उसे पूरा रोक भी सकते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, वो कैसे ही भिजवा देगा भाई। हवाला चलता है।
5 पेटी पहुंचा देना, तो कहाँ पकड़ लोगे आप। अभी आपने केजरीवाल की बात करी। केजरीवाल ने जो एक तरीके का रेवोल्यूशन ही, मैं पहले के टाइम पे जो हमने शुरुआत में जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे देखा था, उसकी आपको जर्नी क्या लगती है? उसने जो क्रिएट करा इन द सेंस कि मोदी को, मैं नहीं कहता टक्कर दे सकता है केजरीवाल, लेकिन एक ऐसी पार्टी बनाना, नेशनल पार्टी बनाना, इतनी जनरेट कर लेना फॉलोइंग दिल्ली में और आसपास पंजाब में, क्या लगता है आपको उसके बारे में? भाई और कितना फ्यूचर है केजरीवाल का अब, जो ये पिछले 2-4 महीने में जो हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, उसके मैं बाद? लास्ट वाले शुरू करता हूँ। केजरीवाल का अगर फ्यूचर है तो इस देश का फ्यूचर नहीं है। ये बहुत सीरियस बात है। इफ केजरीवाल हैज अ फ्यूचर देन इंडिया Does not have a future. एट ऑल। दूसरा आपने कहा केजरीवाल नेशनल पार्टी, तो वो तो मेरे ख्याल से अब अब बना है बना है। शायद। और तीसरा आपने कहा कि पंजाब और दिल्ली में कैसे इसको इतना सपोर्ट मिल गया, तो भाई दिल्ली में कोई ढंग का पोजीशन नहीं था तो केजरीवाल ने अपने चेहरे के अराउंड ही चुनाव लड़ा। बिल्कुल। कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी था शीला दीक्षित का, और बीजेपी के पास कोई फेस ये नहीं अपना था। सीएम ही तय नहीं कर पाते, मतलब बीजेपी पता ही नहीं लगता किसको बनाए सीएम, इतने सारे हैं। पंजाब में लोग बता रहे हैं कि वो फिल इन द ब्लैंक्स वालों ने खूब पैसा दिया इसे, केजरीवाल को। समझा नहीं मैं। खाली स्थान जो होता है तो उधर से पैसा आया है इसके पास, मतलब ऐसा बताया गया। आप देखो चुनाव के टाइम पे, मानसा डिस्ट्रिक्ट है कोई पंजाब में, हाँ, बहुत तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहां जाके रुका था ये कुछ लोगों के पास जो सो कॉल्ड सिंपथाइजर हैं, खालिस्तानी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, सही नाम रखा है। तो था ये। तो केजरीवाल ना, जैसे हमारे ना लोग बड़े भावुक होते हैं, और पहले हम छोटे थे तो, छोटे का मैं भुकौंसा लाल किले का टाइम का हूँ बट फिर भी जैसे मैंने कहानी पढ़ी थी बाबा भारती के घोड़े की, आपने नहीं पढ़ी हुई, आप डीपीएस के हो ना उधर तो इंग्लिश में जर्मन में नहीं, पढ़ते हमने हो। रानी लक्ष्मीबाई पढ़ी। वो पागल मत बनाओ, तो तुम लोग संस्कृत नहीं फ्रेंच चूज करते थे ना। सही बात है, तो सही बात है। उसमें थी कि एक बाबा भारती थे, उनके पास एक घोड़ा था, और घोड़ा बहुत शानदार व्हाइट कलर का, बिल्कुल हैंडसम हंक, एब्स थे उसके, जो देखता उस पर मोहित हो जाता। और बाबा भारती के पास सिंगल पोजेशन था वो घोड़ा, उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। तो एक डाकू था, वो आया बाबा भारती के पास कि मुझे एक घोड़ा दे दो, तुम क्या करोगे? मैं लूँगा, बढ़िया लूटूंगा। बाबा भारती ने नहीं दिया। तो एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर शाम को जा रहे थे टहलने, तो वो जो डाकू था वो छुप के बैठा हुआ था, ऐसा कोढ़ी टाइप का वो करके, सॉल ओढ़ के। तो बाबा भारती को लगा बेचारा कुष्ठ रोग का वो है कुछ, इसकी हेल्प कर दी जाए। तो उन्होंने उसे घोड़े पे बैठा लिया, खुद पैदल चलने लगे उसकी लगाम पकड़ के। थोड़ी दूर घोड़ा चला, अचानक घोड़े की वो छूटी, और घोड़ा हवा से बात करता हुआ, और वो देखा तो डाकू ही था वो। तो बाबा भारती ने उसे बुलवाया कि एक बार मेरी बात सुन जा, घोड़ा नहीं मांगूंगा। वो आया, उन्होंने कहा किसी को बताइयो मत तूने घोड़ा कैसे लिया, वरना लोग किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे, किसी की मदद करनी छोड़ देंगे। तो लोगों ने ये वाली कहानी पढ़ी नहीं है कि कई बार डाकू भी ऐसी आ जाता है। सही बात है। और केजरीवाल नोज द आर्ट ऑफ पागल बनाइंग, उसको आता है हाउ टू फूल पीपल। हाउ टू फूल पीपल। तो ये है। और उसने अपना वोट बैंक भी जिस तरीके का पकड़ा, दिल्ली में तो हो सकता है वो फिर आ जाए, बट पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ पे केजरीवाल दिल्ली में सीएम था, यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही कुछ खास नहीं है। सीएम किस बात और का था? पंजाब में दोनों ही बहुत रेलेवेंट है। भाई दिल्ली में भी वो सीएम का है, मतलब वो तो, मतलब उसका एक अलग है, वो बिना किसी उसके क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी के सारी पावर एसेस कर रहा है। केजरीवाल किसी भी, उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है अपने पास, सारे मंत्रालय सिसोदिया चला रहा था। 18 मंत्रालय। भाई केजरीवाल के पास खुद तो एक भी मंत्रालय नहीं है। कोई है आपकी जानकारी में? तो केजरीवाल का सिस्टम ऐसा ही है कि कोई अपने पास अकाउंटेबिलिटी न रहे और लूट सारी मेरी। आएगा ही, बाकी सिसोदिया है जेल जाने के लिए, हैंडसम सिसोदिया, बताओ बेचारा इतना बढ़िया शिक्षा मंत्री देश का, जेल भिजवा दिया केजरीवाल ने अपने लालच के चक्कर में। सत्येंद्र जैन हेल्थ। अच्छा, मतलब आप बहुत बड़े फैन थे नहीं, मैं उसके हैंडसमनेस का था कि मस्त, उसका ठाट मस्त। मैंने देखा तो मैं कहा यार ये शाहरुख खान को खामखा ले रहे हैं, फिर हैंडसम वाले उसे लाओ। फिर उन्होंने कहा शायद इसके बाल नहीं है तो इसलिए नहीं ले रहे होंगे। बस निपटा दिया केजरीवाल ने। अब फिर शायद सुनने में आई थी तिहाड़ ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये अगेन लॉ की बात आ जाती है बीच में कि मैं सीएम हूँ, मेरे सामने पूरा का पूरा स्कैम हो रहा है,
चाहे वो सतिंदर जैन कर रहा हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया लेकर में कर रहा हो, मेरी कहीं साइनिंग अथॉरिटी नहीं तो मैं बच गया। मतलब ये तो एक बड़ी ही शर्म की बात है कि आप अब ये जो इम्प्लीमेंट है ये कर हो सकता है इम्प्लीमेंट करा हो सिसोदिया ने, लेकिन जो एक कह लो कि कि भाई हमें ये करना है विदाउट साइनिंग, एक्चुअल साइनिंग अथॉरिटी तो केजरीवाल ही होगा ना। सीएम के बिना कोई भी स्कैम कैसे हो सकते हैं कहीं पे भी। यही तो ब्यूटी है इस देश की। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप देखो तो जितने नेता हैं ये अफसरों से कोई भी काम करवाते हैं, कैसे करवा लेते हैं? आपको क्या लग रहा है नेता ऑर्डर देता है कि ये वाला टेंडर इसको दे दे? कभी नहीं। वो मौखिक ऑर्डर देता है, आप उसे कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का डर तो सिस्टम का फ्लॉ है। अब लोग कहते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं, तो भाई अगर पेड़ में 100 फल लगे, अगर एक फल सड़ा है तो आप उसे तोड़ सकते हो। मुझे कई बार लगता है कि पूरा पेड़ ही सड़ चुका है, अब आप उसे हटा के कोई नया ही लाओ। नहीं तो आप क्या कहने की कोशिश करो कि ब्यूरोक्रेसी सड़ चुकी है? नहीं, सिस्टम हैंग कर देंगे। वो तो हम करेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। भाई उसकी पावर्स जहां से, मतलब पूरा जो ये तंत्र बनाया ना, जो हमारे साथ प्रैंक किया गया 15 अगस्त 1947 को, वो आप जैसे हम इसको हंस सकते हैं, पर जो भी लोग देख रहे हैं इस चीज को, आपके दोस्त नहीं, आप जिस तरीके से बोलते हो हंसी आती है, बात सीरियस है। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि लोगों को ना जैसे सीरियसनेस से बताओ तो उनको लगता है यार बड़ा बोरिंग हो रहा है। हाँ सही बात। मतलब कुछ दिनों बाद डर इस बात का है कि लोग भाई थोड़ा ना ह्यूमर के साथ बताओ कि इसकी डेथ हो गई। नहीं तो बोरिंग, अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है। सही बात है। तो सरकास्टिक बताओगे तो लोग सुनेंगे। तो आप बिजनेस करते हो, चाहे जहाँ मानो जो भी करते हो, आपके दोस्त होंगे हर प्रकार के, आप सारे दोस्त मिलके एक FIR लिखवा के दिखाओ। अगर आप किसी को से फोन नहीं करवा सकते, जाओ जो देख रहा है वीडियो लिखवा के मुझे फोन कर दे, भाई मैंने FIR लिखवा दी बिना किसी के जुगाड़ के। सही आप नहीं लिखवा सकते और किसी भी चीज की। तो अब इस सिस्टम में क्या चेंज करोगे कि FIR लिख दें ये लोग? मतलब इतना एब्सर्ड सिस्टम है। पता आपको FIR क्यों नहीं लिखते हैं ये? भाई किसी थाने के अंडर कोई एरिया है जुरिडिक्शन में, वो थाना कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कैसे पता लगेगा? कितनी शांति है उस एरिया में? तो नंबर ऑफ FIRs इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीस इन द सोसाइटी। तो जितनी कम FIR उतना बढ़िया एरिया। तो साला FIR लिखो ही मत। 0 FIR है जी, बेस्ट है। बेशक रोज मर्डर हो रहे हैं, स्टार लेने के लिए। हाँ, मतलब FIR लिखो ही मत, मर्डर हो रहे होने दो। तो जब आप कागजों के हिसाब से चलने लगते हो इतना, तो ये है। और क्या तरीका है इसको बदलने का आपके हिसाब से? पहले तो स्वीकार तो करो कि खराब है। नहीं, सबने स्वीकार कर लिया, सब मान गए, सारी चीजें हो गई। भाई तो हम कभी इतने सेंट्रलाइज लोग थे नहीं। आप धर्मपाल को पढ़ें, आप हंसोगे मैं बोलूंगा, आप गांधी को पढ़ें, जितना वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता था बंदा, कभी नहीं कहा उन्होंने एक देश पे एक किताब। भाई हम पीपल ऑफ द बुक तो कभी थे ही नहीं ना। थे तो बताओ आप। 1947 से पहले जितने साल की भी भारत की हिस्ट्री मानो आप, 1947 साल मान लो, 5000 साल, 5 लाख साल, मुझे बता दो कि भाई इस टाइम पे भारत इस सिंगल किताब से चला है? कभी नहीं। 1947 से पहले तो कभी भी नहीं। तो फिर 1947 को क्यों हम एक किताब से चले, ऐसा मान दिया गया हम पे? और चलो जिस किताब के थ्रू हमें किया भी गया, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लो, जितने फ्रीडम फाइटर्स जो मरे, जो आजादी के बाद बने उनकी नहीं, जो मरे, उनका विजन पढ़ लो। वो क्या चाहते थे? श्री अरविंदो का पुत्रपाड़ा का भाषण पढ़ो। वो बंदा कह रहा है कि सनातन धर्म के उठने के साथ भारत उठेगा और सनातन धर्म के पतन होने के साथ भारत का पतन होगा। श्री अरविंदो इतने बड़े रेवोल्यूशनरी थे कि अनुशीलन समिति के फाउंडरों में थे। वो रेवोल्यूशनरीज जो किताब है संजीव सानल की, उसमें भी बताया था उसके बारे में। गरम दल जो था, क्या मास्टरमाइंड आदमी था वो, मतलब नेक्स्ट लेवल आदमी था वो बंदा। वो कह रहे सनातन धर्म के साथ भारत उठेगा और उसके पतन के साथ भारत का पतन होगा। यहाँ आप कह रहे हो धर्मनिरपेक्ष, आप धर्म की बात कर रहे हो, तो यार आप कम्युनल हो गए। तो अब देखो सही, हाँ। श्री अरविंदो से आप अलग कैसे हो गए? वो बात तो मैं आपकी मान गया, वो एक एस्पेक्ट है इसका, लेकिन वो एक होगी थोड़ी धार्मिक बात, इन द सेंस कि आप कह रहे हो कि जब सनातन धर्म है तब तक देश रहेगा, वो नहीं है तो वो खत्म होएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं, ये जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनका विजन क्या था कि एक फ्री इंडिया कैसा हो। ओके। उनका विजन था कि धार्मिक नेशन होगा। उनका ये नहीं था कि सेकुलर नेशन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं।
भाई जिसने खेत जोता, जिसने हल चलाया, जिसने बीज डाला, जिसने रात को पानी चलाया फसल काटने के टाइम पे, आप जा कहो मैं काटूंगा, ये चीटिंग हुई ना हमारे साथ। तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले तो आप ना इस सरकार जो है ये माई बाप, कागज इतने हो गए, इन्हें घटाओ पहले, वो तो बहुत जरूरी है। इन्हें घटाओ। जो आज तक जो कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग थिंग्स अभी भी नहीं है, कहीं भी आसपास भी नहीं है। और जब तक ब्यूरोक्रेसी रहेगी होगी भी नहीं। And I'm not just talking from a business point of view, I'm talking from any point of view. भाई मैंने गाड़ी ली, हर 3 महीने पे मैं उसका पॉल्यूशन बनवा रहा हूँ। फिर एक पागल सनकी टाइप कोई खड़ा होता है, कहता है कि आप अपनी गाड़ी E1 और चलाओगे, पॉल्यूशन कर रही। अरे तो जब मैं हर 3 महीने पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, धार लेने के लिए ले रहा हूँ भाई मैं, 60 रुपए क्यों ले रहे हो मेरे से? तो इतने कागज आप पहले घटाओ। और ना जो भारत देश है वो जो लुटियंस का 5 किलोमीटर है उसके बाद शुरू होता है। सही बात है। लुटियंस तो आज भी वो माउंट बेटन वाले ही हैं, उसी का डीएनए मिलेगा आधों में। आप उसे हटाओ भाई, डिसेंट्रलाइज्ड करो, भारत के गांव को दे दो अधिकार कि तुमको जो नीति बनानी है अपने हिसाब से करो, वो चला लेंगे। पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जल शक्ति जल जीवन ऐसी स्कीम थी वो सक्सेसफुल इसी मॉडल पे हुई कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ये फंड्स है, ठीक है, अब फंड्स विल बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनी, उनको 3 तरीके की रिक्वायरमेंट्स है, या तो वो वाटर से पावर जनरेट कर सकते हैं, या वो वाटर की सप्लाई, मतलब ऐसे 3 अलग अलग थे, पानी और इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए अपने पास तक। तो जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो बेटर घर तक पानी और बिजली पहुंचा रहा है, उसको फंड ज़्यादा मिलेंगे रैदर देन जो कुछ नहीं कर रहा। एंड उसके बाद जो ग्राफ मैं देख रहा था, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, बट 2014 से लेके 2023 तक वो वाटर वाला ग्राफ ऐसे गया। भाई जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है ना इस देश में, जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है, वो सो कॉल्ड पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। विजडम जो कॉमन सेंस होती है ना बहुत ज्यादा है उनमें। आप उनको एक बार विश्वास तो करो, बस इतना आप शुरू तो करो। उसके बाद तो क्या है भाई, जैसे मैं कौन सा यहाँ प्रोफेट आ गया हूँ कि बता दूंगा देश ऐसे चलेगा। तो नहीं, हम तो जनरल कॉन्वर्सेशन, बट फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन। कागज घटाओ और गांव को उनके अधिकार दो। 6.5 लाख से ऊपर गांव है ना, आप उनको फिर यार आपको स्कूल खोलना है, ठीक नहीं। मेरा एक इसमें क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हो गांव को अपने आधार दो, अभी भी जो कहते हैं अभी गांव को अपने आधार किस तरीके से नहीं दिए जा रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाई इस तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं कि गांव है, सपोज उसको स्कूल खोलना है, मैं गांव गया अपने, मुझे अपने गांव में स्कूल चलाना, ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए? टीचर चाहिए जो पढ़ाने वाला, और बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले। बेसिक तो यही होता है। बिल्कुल। अब आपने कागज बना दिया है कि उसके लिए दीवार की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके लिए प्ले, अरे मैं पढ़ाने के लिए बुला रहा हूँ, उसे फुटबॉल खिलाने के लिए बुला रहा हूँ, वो घर जाके खेलेगा अपने। सही बात है। तो ये अच्छा, फिर जैसे अभी क्या है, मतलब आपने ना क्या कहते हैं उसको, जैसे ऑर्गाज्म फेक करा जाता होगा मेरे ख्याल से, सुनने में आता है। तो हाँ। तो ना ये जो सरकार है ये डिसेंट्रलाइजेशन को फेक करती है कि देखो हमने गांव को अधिकार दे दिया। अरे क्या अधिकार दे दिया? फंड तो तुम्हारा यहीं से हो रहा सारा का सारा, क्या बनेगा वो तय तो यही। भाई जो डीएम साहब उस गांव में 2 साल के लिए गए हैं, वो क्या तय कर लेंगे उस गांव का? उनको तो उस गांव में रहना ही नहीं है। या तो आप ऐसा करते हो कि जो डीएम जहां पोस्टेड हो रहा है जीवन भर वहीं पोस्टेड रहेगा, हाँ, तो उसको जीवन वहीं बिताना है, तो क्या पता वहां सुविधाएं वो ठीक कर दे उस हिसाब से। बट उसकी पोस्टिंग चेंज होगी तो वो उस तरीके से काम करेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं 1 आध साल में कहीं जुगाड़ लगा के ट्रांसफर ले लूंगा बढ़िया जगह। जाना भी तो नहीं चाहते ना, जो बड़े जो आईएएस ऑफिसर है वो गांव जाना भी तो नहीं चाहते ना सब। ये जितने इंटरव्यू में बोलते हैं ना यूपीएससी का, आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, आई वांट टू डू द बेटरमेंट। तो यूपीएससी पे आपका क्या टेक है? इंडिया में इतने लोग हर साल, क्या नंबर है, कोई नंबर, क्या नंबर है भाई? कितने लोग अप्लाई करते हैं हर साल? 50-60 लाख तो फार्म भरते ही हैं। 50-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब अप्लाइड ही मान ले। और 50-60 लाख जो फार्म भर देते हैं, कई होते हैं जो डेट मिस होने के कारण नहीं भरते, और कई वो होते हैं जो इसलिए नहीं भरते कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, अगले साल करूंगा। तो आप इसको एक कंफ्यूज ना करें कि 50-60 लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। आपका काफी इंटरेस्टिंग टेक रहा है हमेशा से यूपीएससी पे, क्या आपका टेक है, क्यों आप इसके अगेंस्ट हो? भाई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो प्रो हूँ कुछ बेसिक कॉमन सेंस के। अच्छा। तो उस पे होता है कि आप
नहीं कर तो सकते। एक बच्चे को, लड़के को या लड़की को जो बिल्कुल जिसके रट लगी हुई है कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? भाई क्यों बनना है आपको? वाई? देश की सेवा करनी है। आई वॉन्ट टू चेंज द वे इंडिया इज डेवलपिंग। ठीक है, अब सच वाला बताओ क्यों बनना है? पैसे कमाने। तो भाई जब जॉब स्टेबिलिटी। जैसे मेरा दोस्त है तो उसने ना एक वो आया था आईएएस का कि वो कुत्ता टहला रहा था, तो उसने एथलीट्स की प्रैक्टिस बंद करवा दी थी। ताल कटोरा की बात थी मेरे ख्याल से, हाँ, yes, त्यागराज yes, या जन कौन सा स्टेडियम था। तो उसने हिंदू कैफे पर आर्टिकल लिखा कि लोग कहते हैं इट इज द मिसयूज ऑफ पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर। तो उसके आर्टिकल की हेडलाइन थी इट इज नॉट द अब्यूज बट यूज ऑफ पावर। कह रहा वो आईएएस बना ही इसलिए कि अपने कुत्ते को घुमाए और एथलीट को बंद कर दे। जो चीज आपको लग रहा है ना वो मिसयूज कर रहा है, भाई वो वही यूज करने के लिए बना है। पहले तो आप उससे बाहर निकल जाओ कि वो मिसयूज कर रहा है। आपको क्या लग रहा है जो पागलों की तरह लगे हुए हैं चाय पी पी के पढ़ रहे हैं, भाई मतलब क्या ही कहूं मैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना कभी कैलकुलेट की जाएगी। साला खाता लिखने को जगह कम पड़ जाएगी। आप सोचो 14-15 साल बिहार वाले तो पैदा होते ही हो जाते हैं कि आईएएस बनना है। हाँ, बिहार पूर्वांचल वाले हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब वो बंदा 10वीं क्लास में गया तो अब हमको आईएएस बनना है, वो उसकी तैयारी में दिमाग में उसके आ गया, वो लाल बत्ती उत्ती चल रही है उसके दिमाग में। 12वीं पास हुई उसके बाद वो तभी से अपना रटना शुरू कर देता है, प्रतियोगिता दर्पण, अखबार पढ़ना है, द हिंदू। तो पहले तो ये सब पढ़ेगा तो उसका जो दिमाग डिस्टर्ब हो ही रहा है, पागल बन रहा है वो। फिर वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 साल और प्रिपेयर करता है। मतलब वो कुल मिला के 10 साल अपने फूंक देता है। नहीं, फ्रॉम स्कूल टिल ही इज एक्चुअली गिविंग 30 साल हिज लास्ट अटेम्प्ट। 30 साल तक की एज तक, 32 साल तक जनरल कैटेगरी। हाँ, 32 साल तक देते हैं। कितने अटेम्प्ट है जनरल कैटेगरी में? 6 मेरे ख्याल से। ओके, 6। तो आप सोचो ना 6 बार, मतलब 32 साल तक आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, फिर आपका नहीं हुआ फिर। तो ये भाई ब्यूरोक्रेसी किसी काम की है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कोई किसी को लगता है काम की है तो बताएं। नहीं, बट आप ये भी तो देखो ना, अगर कल को ब्यूरोक्रेट्स आने ही बंद हो गए और कितने निकल के आते हैं? क्या नंबर है? 740 थे 2021 की 22 की भर्ती में टोटल। 740। हाँ कल को अगर मैं कहता हूँ एक भी ना आए, हाँ, तो जो अगेन एट द मोमेंट की मैं बात करूँ, एट द मोमेंट वी आर रनिंग अंडर अ प्रोसीजर ऑफ फॉर वट एवर ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन की भाई इस तरीके से हमारा देश चलता है कि ये स्कीम लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं और फिर वो नीचे तक जाता है। कल को एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं आता, चाहे वो आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट की एट द एंड ऑफ द डे फंक्शनैलिटी तो अफेक्ट होएगी ही ना। आप रखो। अब आप इसमें ये चीज़ नहीं बोल सकती कि कुछ काम होता ही नहीं। हम ये पॉइंट भी तो नहीं बोल सकते ना कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा। आज बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कहीं ना कहीं जिसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल है, या वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तो उसको बंद तो नहीं कर सकते ना हम। उनकी जगह कौन चलाएगा? या तो आप ये बोलो कि हमें ब्यूरोक्रेसी ही ठीक करनी है या इसके पैरामीटर्स चेंज करे जाए। हम ये थोड़ी कर सकते कि जिसकी जड़ें सड़ जाती हैं भाई, वो चीज़ ठीक नहीं होती, वो अपरूट होती है पहली चीज। वरना आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। आपने कहा कुछ बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ब्यूरोक्रेसी के कारण चल रहे हैं। बिजनेसेस नहीं, जस्ट जनरल थिंग्स इन द कंट्री, जो भी थिंग्स, एक ना अनसीन चीजें होती हैं जो कभी इस ब्यूरोक्रेसी के कारण एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाई। ये एक ब्रोकन विंडो फैलेसी होती है इकोनॉमिक्स की। इस देश में कितने बिजनेस दिमाग में ही खत्म हो गए, बहुत, लाखों। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। कौन कर रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन? तो ब्यूरोक्रेसी करती है, वही बनाती है ना कागज। भाई इस देश में बिजनेस कैसे होगा, कोई ब्यूरोक्रेटी तो तय करता होगा ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मैं कह रहा हूँ आप चलो भाई, आपको है प्यार मोहब्बत, इश्क लव सब है तो रखो आप इनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ना ब्यूरोक्रेसी के पास एक राइट वापसी ले लो कि ये किसी के भी धंधे को जाके बंद करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे एक फूड इंस्पेक्टर चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में जाके उसकी एस्टेसी कर सकता है। बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों? मैंने ढाबा खोला, मैं उसका खाना अच्छा बना रहा हूँ, 4 लोग आएंगे खाएंगे, तारीफ करेंगे, 40 लोग आएंगे। मैं खराब बना रहा हूँ, 4 लोग आएंगे जाके, मतलब मेरी बदनामी होएगी, एक जन आएगा, मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। कोई पीएसयू तो है नहीं जो घाटे में भी चला लूंगा जीवन भर। तो
फूड इंस्पेक्टर क्यों चाहिए मुझे वहाँ? और फूड इंस्पेक्टर अभी है एट प्रेजेंट में। रेल का खाना खाते हो आप कभी? खाते हैं बिल्कुल। लगता है मर जाओगे, डर लगता है खाने में भी कि यहीं फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही कर रहे हैं भाई। आप ना सिंपल ऐसा कर दो, देखो डूज और डोंट्स होते हैं। डूज की लिस्ट बड़ी होगी, डोंट्स की छोटी होती है, ऐसा माना जाता है। भाई सरकार को ही करना है ना, ठीक है भाई तू चल कर ले, तुझे सब उसी सिस्टम में करना है। एक लिस्ट निकाल दें कि सपोज इस 5 किलोमीटर की सड़क पे ये 10 चीजें नहीं खुल सकती। वट एवर इज नॉट प्रोहिबिटेड इज परमिटेड, इस लॉ पे तो आ जाओ। अच्छा, यहाँ तो व्हाट इज परमिटेड इज ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटेड। हाँ, ये चल रहा है ना भाई, आपने कर दिया यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, उसके अलावा भाई जो खुलना है वो खुले। आप ये तो कर दो। मेरा दोस्त है, उसने एक कैफे खोला, ये जूस वूस शेक वेक का, बढ़िया उसकी चल रही थी 1-2 महीना। अभी थोड़े टाइम पहले ही तो खुला था, आपने शायद स्टोरी वगैरह भी डाली थी कुछ। हाँ, ब्रोस कैफे। हाँ, ब्रोस कैफे। हाँ, तो 1-2 महीने चला, उसके पास आ गया कोई फूड इंस्पेक्टर जजिया मांगने कि लाइसेंस। अरे अजीब आदमी है यार, मैं जूस बेच रहा हूँ, उसका क्या लाइसेंस है भाई? जूस बेचने का लाइसेंस क्यों लूं? अभी मैं पीछे सुन भी रहा था कि जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स हैं उनको कितना हफ्ता खिलाना पड़ता है पुलिस को जस्ट ऑपरेट करने के लिए, जिनसे उनका दिनचर्या मतलब घर चल रहा है उनका पूरा। मतलब आप उगाही अगर इनकी सिस्टम की देखो तो लगता है कि यार तो अनबिलीवेबल है। उगाही क्या हुआ? यही जो हफ्ता वसूली करते अच्छा, हैं। ओके ओके। जो माफिया है ये, नेक्सस है पूरा, ऊपर लीगलाइज्ड माफिया है बेसिकली। एक गुंडा रैंसम मनी मांगता है तो उसको अपराधी कहते हैं, और एक कहता है तुझे देना पड़ेगा, दुकान चलानी है वरना तेरा लाइसेंस चेक कर दूंगा। तो वो भी तो माफिया से कम नहीं है ना भाई। एक रैंसम मनी मांग रहा है और एक कह रहा है कि लाइसेंस मनी दे। सही बात है। तो ये है ना, मतलब बहुत। आप देखो ना यार, मैं हूं जैसे सपोज हमें खोलना है हिंदू कैफे, हम नहीं खोल पा रहे हैं, इतने कागज चाहिए यार, कहां से पूरे करते रहोगे? अच्छा, इससे क्या होता है कि देखो जो फ्रॉड आदमी होता है, जिसको 2 नंबर करना हो तो कागज में चलता ही नहीं है काम, वो तो बढ़िया कर रहा है। जो 1 नंबर वाले बेचारे पिस जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो है चीज। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था, एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। मैंने ना, हमारे चिप्स पे हम लिखते हैं बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, 6 महीने की डेट होती है, उसके साथ उस पे मैन्युफैक्चर डेट MFD और एक्सपायरी डेट BBD बेस्ट बिफोर, ये दोनों डेट्स भी आती है। तो हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें एक दिन गलती से एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया। मतलब अगर कि वो फॉर एग्जांपल 25 फरवरी को एक्सपायर होनी थी, हमने तो गलती से 26 लिख दिया। अब ह्यूमन एरर था 100% हम मानते हैं हमारी गलती थी, पर एक दिन का ही एरर था। आप सोच नहीं सकते कि मेरे पीछे XYZ डिपार्टमेंट से, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा काम है अगेन। अब देखो डर है, दिमाग के अंदर डर है, इसलिए बोल नहीं सकते। सोचो कि ये क्यों है कि ये इनकी सैलरी आप दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल। इनकी सैलरी आप, मैं, हम जैसे जो लोग हैं उनके टैक्स के पैसों से आ रही है, और उनके बारे में बोलने में हमें डर लग रहा है। तो हमसे बड़ा तो मुझे लग रहा है कि बिजनेसमैन वो है। बिजनेसमैन नहीं, मैं तो वो कस वर्ड इस पे आ रहा था ध्यान में। मतलब कि हम अपनी ही एस्टेसी कराने के लिए लोग रखे हुए हमने। सही बात है। हाँ, तो फिर क्या किया उसने? जो भी है, कुछ नहीं, पीछे पड़े रहे, पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब मैं भी थोड़ा जिद्दी टाइप हूँ। हाँ। मैंने पहले सोचा कि चलो इतने मांग रहे हैं, इतने में देके खत्म करते हैं, क्या झंझट ली जाए। मैंने जो उन्होंने कोड बोला था उससे 20% लेस बोला, और मैंने कहा इतने देके खत्म करते हैं, क्या माथा बच्ची करें। वो अड़े रहे कि हम तो यही लेंगे, वरना आपको एस्केलेट करके इसको कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे और आपकी ऐसी तैसी मचा देंगे। मैं एक दिन सोचता रहा क्या करूं। मैंने कहा द स्ट्रेस एंड द हैसल इज नॉट वर्थ इट फॉर मी। आई विल गिव देम 20% एक्स्ट्रा, क्या 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दे के ख़त्म कराओ इस चीज़ को, क्योंकि अदरवाइज वो एक दिन के चक्कर में ना मेरी ऐसी की तैसी करते थे वो लोग। तो अब देख लो, वो दे दिए तो वो एक दिन चल गया। मतलब एग्जैक्टली तो मैं तो इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ कि यार ये जो लॉज है ना, ये बनाए हैं कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। एंड कंज्यूमर्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो बंदा तो पैसे खा के अपना बैठा हुआ है। हर नया कानून एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देता है। हर नया कानून, बिल्कुल। और जो आपने बताया कि वो कोर्ट में डाल देंगे, ये कर देंगे, तो मेरा दोस्त है बनर्जी, डॉक्टर बनर्जी। तो काफी इंसाइट्स में उसकी यूज करता हूँ। अच्छा।
तो उसने कहा था कि भाई द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट हियर। भाई कोर्ट आपको क्या सजा देगा वो नहीं है, सजा तो वो है जो आपको हर तीसरे दिन जाना है, हर 5वें दिन जाके कोर्ट में खड़े रहना, वो जो प्रोसेस है ना, बिल्कुल, दैट इज द रियल पनिशमेंट। यस। अरे मैं आपको खुद बताऊं, अभी यही जो 30,000 ही वाला हुआ, मैं फादर के साथ गया वहाँ पे, मतलब मैं हिल गया। एक तो इतनी ज्यादा वहाँ पे फेक सर्टिफिकेट्स, वो दूसरी पार्टी है, वो केस हारी हुई है। हाँ, अब क्या करें, डेट पे डेट उनको बढ़ानी है, फेक सर्टिफिकेट लाके दे दिया। अब वो 3 बार तो फेक सर्टिफिकेट दे चुके हैं मेडिकल, कभी कोविड हो गया, कभी लॉयर को कोविड हो गया जिसने रिप्रेजेंट करा था, कभी जिसकी क्वेश्चनिंग होनी थी उसको कोविड हो गया। अब तो कोविड चल भी नहीं रहा, फिर भी उनको कोविड होए जा रहा है। अब वो कहते जी, जैसे वो जो लॉयर आया था, वो कहते कि अखिल, वी आर बाउंड बाय सर्टेन बाउंड्रीज इन लॉ एंड सो आर द जजेस दैट वी हैव टू फॉलो। उस चक्कर में जो आपने अभी बात बोली ना, ये प्रोसेस वाली, ये इतना टीडियस हो जाता है कि आधे टाइम लगता है छोड़ो, कौन पड़े यार मैं कह तो रहा हूँ कोर्ट के चेहरे के जैसे चक्करों में। ये कोर्ट को, पुलिस, मतलब जो भी पूरा सिस्टम है, इसको जो फैंटेसाइज करते हैं उनका कभी इससे वास्ता नहीं पड़ा है। जिस दिन पड़ जाएगा ना, तब समझ आएगी, उस दिन वो मुझसे ज्यादा रेडिकल फ्रिंज उनके फ्रिंज एलिमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वो हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, और मतलब मेरे साथ तो क्या होएगा भाई, देखो भगवान की कृपा से ठीक ठाक ही है, हो जाएगा जो अपना होना है। मैंने ना लोग देखे हैं अखिल, एक बाप की बेटी को कोई पिछले 6 महीने से परेशान कर रहा है, लड़की बात नहीं कर रही है, वो लड़का जो है परेशान कर रहा है, सॉरी लड़का नहीं है। और जब वो लड़की बात नहीं करती तो उसके घर पे पत्थरबाजी कर देता है वो। मैं कंप्लेन लिखवा के देता हूँ वकील से, पढ़े लिखे वकील से, जो बाकायदा धड़ल्ले से इंग्लिश टाइप बोलते हैं। सुबह 11 बजे वो लोग थाने में जाते हैं, रात 8 बजे तक बैठे रहते हैं और वो FIR दर्ज नहीं होती है। रात को 8 बजे मैं एक वकील को लेके जाता हूँ तो 3 बजे रात को हमें FIR की कॉपी मिलती है। बताओ, वो भी जब हमें बताना पड़ता है कि हम फोन भी करवा सकते हैं, अदरवाइज तो। और ये कहाँ हो रहा है? दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। जब दिल्ली का ये हाल है तो और जो रिमोट पार्ट्स हैं वहां क्या न्याय होता होगा, कैसे होता आप जानो। तो क्या है ना, ये ऐसा हो गया है कि कैंसर टाइप हो गया है और लोग बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो डरेगा बताने में। बहुत सारे चेंजेस जरूरी है। अप्रूट ही, आपके हिसाब से तो अप्रूट ही करना जरूरी है। हाँ मतलब अप्रूट, उसको आप कोई वर्ड बुरा कहे, बट अप्रूट अच्छा पेड़ लगाओ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यू आर गेट अ न्यू सिस्टम इन प्लेस, सिंपल एज दैट। ऐसा तो है नहीं कि कोई ये वो हो गया है कि ये भी 70 साल से किताब चली आ रही है, नॉट अ सिंगल वर्ड चेंज द लास्ट वर्ड ऑन दिस अर्थ। ऐसा तो नहीं है, होगा तो भाई मान लेंगे। एक बात बताओ, काफ़ी क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए कि आपने भी इस पे पहले काफ़ी बात करी, वीडियो भी बनाई है, बट पॉडकास्ट पे मैंने कभी इसके बारे में नहीं करा। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये क्या है, क्यों बना ये, और क्यों आज भी ये लैंड ले जाते हैं निकाल के दूसरों के हाथ से? लैंड निकाल के ले आते हैं दूसरों के हाथ से क्योंकि जिनके हाथ से निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही होता है ना वो। गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, इम्पोर्टेंट ही होता है। ये वक्फ है क्या कि तो फीक करके एक वर्ड होता है अरबिक, मैं एक बार देख लूँ, नहीं कोई सा कहेगा ये तो फेक न्यूज फैला रहा है। एक सेकंड, ये ना फाई करके वर्ड है अरबिक, तो इसका मीनिंग होता है कि द लैंड विच वॉज वॉन बाय इस्लाम। तो जब जीत लिया तो अब उस लैंड का मुस्लिम्स कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो भारत में जहां जहां ये ज़ॉम्बीज नहीं जीते, उस लैंड को छोड़ के बाकी सारा वक्फ लैंड है, अगर आप इनके उसकी डेफिनेशन से जाओ। और मेरे ख्याल से आपकी दिल्ली 60-70% वक्फ लैंड है सारी। ऐसा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी वो हाई कोर्ट है मेरे ख्याल से, DPS स्कूल है मथुरा रोड वाला भी, आप जिसके एलुमनाई हो उसी की ब्रांच के। तो ये सब है वक्फ का वो। अब आप देखो, एक रिसेंट आया था ना कि 1400-1500 साल पुराना मंदिर था, गांव था तमिलनाडु में, उसमें एक मंदिर था, उसको ये कह रहे हैं वक्फ लैंड है। 1400-1500 साल पुराने मंदिर को कह रहे हैं वक्फ है। तुम्हारा सारा तो 1400 साल पहले आया है। नहीं, इससे पहले थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा। वक्फ बेसिकली है क्या? ये ऐसा कहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास लैंड है और मुझे वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन डोनेट करनी है, जो भी वर्ड यूज करो, तो वो ही बेसिकली जमीन है जो जिसकी ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बोला तो सही कि जो वक्फ है वो है कि वो जमीन जो इस्लाम ने जीती,
किसी भी टाइम पे जीती, किसी भी टाइम पे जीती। इसको ये सिंप्लीफाइड वे में कहते हैं अल्लाह को दे दी, ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो जब इन लोगों ने जो भी यहाँ पे इन्वेड वगैरह जो भी हाँ, सारी चीजें करी, बिल्कुल। तो ये तो हाँ, बोले सारा ही हाँ, हमारा, हाँ, क्योंकि हमने एक बार इन्वेड करी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली पूरा वक्फ कह सकते हैं, पूरी दिल्ली वक्फ कह सकते हैं। ये मेवाड़ को छोड़ के पूरे राजस्थान में जहां जहां ये पहुंचे उसको वक्फ कह सकते हैं। आगरा पूरा वक्फ है। तो ये वक्फ की वो है। अब इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि वक्फ की जमीन है कि नहीं, इसकी जांच कौन करेगा, तो वक्फ बोर्ड करेगा। उस और वक्फ बोर्ड में कौन होंगे? हाँ। वो सब भाईजान होंगे। तो मैं ही मुजरिम, मैं ही गुना, क्या नाम, सबूत, और मैं ही जज, और मैं ही सारे हो गया। मैं सब कुछ मैं ही हूं ना भाई। तो मैं कह दूं हाँ जी वक्फ है। डेंजरस सिस्टम है ये, डेडली सिस्टम। डेंजरस मतलब कल को आके कह दें आपका घर वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं तो अगर किसी ने आके मुझे कहते हैं ये वक्फ की हाँ। प्रॉपर्टी है, ठीक है, वक्फ बोर्ड ने आके हाँ। कह दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? इन द सेंस कि इसका सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? कोर्ट में? तो आप बताओगे आपको किस पे भरोसा है? जिस सिस्टम पे वहां जाओगे, कोर्ट जाओगे, कोर्ट ही ना। कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड की जमीन है जी, वो तो अल्लाह की जमीन है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे तो वही बात होगी फिर पूरी हाँ तो दिल्ली वही में तो तो- हाँ तो वही बात ही है, बात ही वही है। चिंता तो इसी बात की है ना, चिंता तो इसी बात की है। होली दिवाली पे पटाखे, होली पे जैसे रंग खेलते हैं, पटाखे जलाते हैं दिवाली पे, काफी सारे लोग आजकल बोलने लग गए कि वेस्ट कर रहे हो वाटर को, और पटाखे में ये पोल्यूशन होता है। इस पे क्या कहना है आप? काफी सारे नहीं बोल रहे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है वो, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। जिसने अब तक मोनोपोली ले रखी Again, थी, वही जिसने Lutyens। जिसने मोनोपोली ले रखी थी कि वही तय करती थी कि मेजोरिटी क्या करेगी। अब क्या है कि लोगों ने बोला अरे गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज भी चाहिए नहीं, तुम अपना घर बैठो। क्योंकि जो ये काले कह रहे- अंग्रेज। हाँ, क्योंकि जो ये कह रहे हैं ना, वो होली फोली खेलते भी नहीं है, वो हेलोवीन खेलते हैं जो तुम भाई सही बात है एकदम। उसकी तुम हमें, और भाई साहब बात है, मेरी होली है, मैं खेलूंगा जैसे मेरी मर्जी। और ये कहने के लिए आपको ये भी कहना पड़ेगा तेरे पर उगता हो तो रोक लियो, इसकी तैयारी करके। मैं बताऊं, ये ना सारी चीजें कन्वीनियंस पे चल रही है। मेरी कन्वीनियंस एज अ पर्सन, तो मैं होली खेलूंगा क्योंकि मेरे को शौक है, मुझे शराब पीने का शौक है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे भांग की गोली लेनी है, मुझे ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि मेरे को पोल्यूशन से दिक्कत है, और क्योंकि मुझे लगता है कि कुत्तों को कान में चुभता है पटाखे फोड़ना, तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊंगा। और मतलब ये बड़ी ना कन्वीनियंस बेस्ड है ये चीज, जितना मैंने देखा है। कन्वीनियंट हिपोक्रेसी कह सकते हैं इसे। भाई तुम एनिमल राइट्स वाले हो तो यार ये जो इतना मीट मार्ट का बिजनेस चल रहा है, जो ये हलाल जावेद हलाल शॉप, और हाँ, भाई इस पे तुम क्यों नहीं कोई बोलते? बताए तो सही। अब कोई जगह का वाट अबाउटरी, अबे तो तुम्हारे काम ही ऐसे है ना कि हमें वाट अबाउटरी करना पड़ रहा है। भाई पॉल्यूशन, भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ मेजोरिटी, तू भाई चल रहा है, तेरी गाड़ी 1 लीटर तेल में 2 किलोमीटर चल रही है, और तू मुझे ज्ञान दे रहा पॉल्यूशन पे। तू कितने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है? भाई मेरे घर में एसी नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एसी नहीं है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड कमी घटा रहा हूँ, सही बात, कमी निकाल रहा हूँ ना समाज में। बिल्कुल। तुम्हारे साले सेंट्रलाइज्ड एसी पूरे घर में लग रहा है, तुम मुझे दिवाली पे कह रहे हो कि तुम पॉल्यूशन कर रहे हो। उसका कारण क्या है कि धर्मपाल जी कहते थे कि मैं तो इस बात पे आश्चर्यचकित हूं कि अब तक किसी ने भारत के राष्ट्रपति के मुंह पे थूक क्यों नहीं दिया, कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि ये मुट्ठी भर लोग इस भारत के 7 लाख 6 लाख गांवों के भविष्य का निर्धारण करेंगे, जो कभी उन गांवों में गए ही नहीं। तो मेरे त्योहार का मजाक वो उड़ा दे रहे हैं क्योंकि भाई वो फियर, उनको लगता है कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई वही है। नहीं तो भाई पॉल्यूशन तो हर, वाटर पॉल्यूशन भी तो होता होगा। बिल्कुल, हर तरीके का ही पोल्यूशन है। अरे ये खुद पॉल्यूशन है जो कह रहे हैं ह्यूमन पॉल्यूशन भी। अच्छा भाई आप हंस रहे हो, ये जो कह रहे हैं, जो ये खामखा क्यों जिंदा है, ये ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हैं, नहा रहे हैं झाग वाले उसमें टब में पानी वेस्ट कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक, मतलब उनका एग्जिस्टेंस इज अ पॉल्यूशन, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है वो। भाई तुम्हें मानवता बचानी है, तुम वो कर लो जो भी करना हो तुम्हें, मतलब क्या है भारत में जो भी होता हो, निकलो यार यहाँ से मतलब साला डेविल इज प्रीचिंग वेदा, यू आर द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट, तुम दिमाग का पॉल्यूशन हो इस देश में, खत्म करो उसे, क्यों चाहिए तो भाई होली दिवाली
औरंगजेब नहीं हम रोक तो पाए खुशी थे। से मनाते नहीं, हैं। औरंगजेब पे नहीं रुकी थी यार, ये तो उनकी सस्ती कॉपी है, ये कहाँ रोक पाएंगे, नेवर। और नहीं, अब रुक तो सकती नहीं है, बट ये थॉट प्रोसेस ही गलत है ना। वो कुछ मतलब मोनोपोली है। बट आपको एक बात बताऊं, ये आपने और मैंने डिस्कशन करी थी, अभी हमें लग रहा है ये मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। याद है आपके, हम बैल्कनी पे था, आपने कहा था कि जयपुर में या मध्य प्रदेश में, आप एमपी शायद आपने बताया था कि वहाँ के भी गांव, मतलब नॉट विलेजेस बट एटलीस्ट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो दिल्ली के मेंटालिटी है हाँ, टीनेजर हाँ, की, हाँ, हाँ, हाँ। वो सेम मेंटालिटी वहां तक भी पहुंच रही है। आप उसको जियो एरा कह लो, नेटवर्क कह लो, कुछ भी कह लो। तो इवेंचुअली ये चीज ऐसा ना हो कि ये बढ़ती ही जाए। भाई मेरे गुरु ने कहा था कि टुमारो इज अनदर डे एंड थिंग्स विल चेंज। थिंग्स चेंज, दे विल चेंज, दे विल हैव टू चेंज, दे विल व्हेन द सिस्टम विल गेट हैंग। वो हैंग होके हो या कैसे हो वो नहीं पता, बट जैसे आज जो चीजें हैं ऐसी कल नहीं रहेंगी, ये हमको पूरा भरपूर भरोसा है। एंड फिर अगेन डॉक्टर बनर्जी, होप विल बी द लास्ट थिंग वी लूज। ओके, वाओ। जब तक हमें हमारी आशा जिंदा है, वो स्पेन का पलेयो की क्या नाम था उस बंदे का, वो पूरा रिकॉन्क्विस्टा उसी के कारण संभव हो पाया। 500 साल स्पेन ने लड़ाई लड़ी जॉम्बीज से, जब कब्जा किया तो वो अपने 50-60 दोस्तों को लेके जंगलों में भाग गया। उसने सरेंडर नहीं करा, जब पूरे स्पेन ने सरेंडर कर दिया, राजा फाजा सब निपट गए, और वो गुरिल्ला वारफेयर करता रहा। और उसके बाद जो जनरेशन आई स्पेन की, वो उसको देखती रही, उससे इंस्पायर होके फिर कुछ और गुरिल्ला वार वाले निकले, और 500 साल बाद रिकॉन्क्विस्टा हुआ मेरे ख्याल से स्पेन में। तो 50-60 क्या आपको लगता है, मैं जनरली मतलब जेन्युइनली इंट्रिग्ड हुए पूछने के लिए, क्या आपको लगता है ऐसी चीज हाँ आज के समय में एक्चुअली में संभव है? भाई बिल्कुल है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई ये मान रहा है, तो यार मेरे वाला तो काफी उससे ज्यादा ये तो मैं भी मानता हूँ, Logical ये ज्यादा बन सकता रियलिस्टिक है है। शायद राहुल गांधी में कमिंग। होगा। कविता थी ना, लोहे के पेड़ लगता है कभी तो बनेगा वो। यार कभी तो बनूंगी अभी मैं और राजा की रानी, गाना थोड़ी नहीं है कि कभी तो बनेगा देश का प्रधानमंत्री। बनेगा तो नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट नहीं बनेगा अब। देखो, बन भी जाएगा तो हमें नहीं रोक पाएगा। मतलब क्या है ना, प्रॉब्लम जिस दिन देश के लोगों को पता लगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पीएम है कौन नहीं है। हाँ, सही बात। दिक्कत क्या है कि जो ये ना, वो बताया ना मैंने, वो फेकिंग जो चलती है कि ये सब अच्छा चल रहा है, जो पागल बना रखा है, एक आवरण है, वो जिस दिन हटेगा, दे डोंट नो व्हाट इज स्टैंडिंग इन देयर वे। बहुत जल्दी टाइम बताएगा। अच्छा, अब एक लास्ट को फिर इसको एंड करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप इतनी सारी बातें बोलते हो, जिस तरीके की वीडियोस बनाते हो, जैसे मैंने शुरू में पूछा था कि बहुत आपको अलग अलग तरीके के मैसेजेस आते होंगे, या हेट, नेगेटिविटी, जो भी एक सर्टेन काइंड ऑफ पीपल इन द सोसाइटी से, तो कभी लगता नहीं कि यार ये सब, कभी खुद की लाइफ को थ्रेट फील नहीं होता? सीरियसली, मजाक से हटके, कि सीरियस वाला। भाई होता, मैं कौन सा फैंटम हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। डर सबको लगता है भाई, और ड्यू पीने के बाद भी लगता है। कोई ऐसा सोचेगा मैं ड्यू लेता रहता हूँ, स्प्राइट पीता रहता हूँ, उसके आगे डर के आगे जीते, ऐसा नहीं होता, लगता है। बट फिर ना एक हम अपनी लाइफ में रोज ट्रेड ऑफ्स करते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी ज़िंदगी से बहुत कीमती हैं। ये सिविलाइजेशन जो है, ये जो ट्रेडिशंस हमको मिले हुए हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये फ्रीडम है, किसी भी दिन जो ये फ्रीडम हमारे एंसेस्टर्स ने 800 साल के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमको दी, 800-850 साल का फ्रीडम स्ट्रगल जो चला इस देश का, यार उस फ्रीडम स्ट्रगल के सामने, इस फ्रीडम के सामने मेरी लाइफ की कोई, मतलब मुझे अपना सब कुछ दे के अगर ये फ्रीडम बचती हो तो भाई मैं आज दे दूं। तो होता है ना कि एक ट्रेड ऑफ है, और हर किसी के, आप भी करते हो भाई, नहीं करते तो बताओ। नहीं, वो बात ठीक है, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत या इतना करेज या इतना वो नहीं है, बड़ी सच बात बता रहा हूँ। मे बी आई एम टू सॉफ्ट, आई थिंक आई एम टू सॉफ्ट। नहीं, आप तो जिम भी जाते हो, soft अरे soft मतलब इन द थिंग टू थिंक दिस वे, जैसे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? मतलब मेरे लिए ट्रेड ऑफ अलग तरीके का होता है। हाँ, तो वही मैं, फिर हमने कहा यार हम अब्राहमिक्स थोड़ी नहीं है कि सबका ट्रेड ऑफ एक जैसा ही होगा। भाई हम इस फ्रीडम को बचा जाएंगे,
हम इस फ्रीडम को बचा जाएंगे, आप उस फ्रीडम को आगे बढ़ा देना, एज सिंपल एज दैट। इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई स्लेवरी में यार आप भी जो आप कह रहे हो कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, सॉफ्ट हो तो क्या स्लेवरी में जियोगे? नहीं 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 नहीं, मैं इतना भी सॉफ्ट नहीं हूँ, हाँ। बट द थिंग इज कि मैं इतना भी हार्ड नहीं हूँ कि मैं वो आप चाह के सॉफ्ट हार्ड नहीं डिसाइड होता, वो ना मतलब अंदर से आता है। अंदर से भी क्या है, वो प्रारब्ध होता है, पुनर्जन्म होता है ना हमारे में। हमारा तो है नहीं कि डायरेक्ट यहीं से जन्नत चले जाना है, पिछले जन्मों का होता है, कुछ रहे होंगे, कभी लड़े होंगे औरंगजेब से किसी सेना में, वो रह गया है अधूरा, तो मकब की चूनर दहानी कर दी जाए। बट फिर वही भाई, आप जब सोने जाते हो तो आपको मन करता है यार रील देख लूं थोड़ी और, तो आप ट्रेड ऑफ यार नहीं सो जाऊंगा तो नींद अच्छी आ जाएगी। ऐसी हर चीज का है, वो ये अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो हाँ। होती है। तो वो भाई हमने देखा, तो यार आपकी जैसे भतीजी है, मेरे ख्याल से मेरी भतीजी है, और मुझे दिखती हैं जो हिंदू वुमेन है, लड़कियां हैं जो सड़कों पे चल रही हैं, ये जिस फ्रीडम से चल पा रही हैं यार, उस फ्रीडम के लिए मेरे जैसे 100 मर जाएं इस कॉज को बढ़ाते हुए, मुझे कोई पेन नहीं होगा, मैं जिंदा रहूं और ये सब इनकी मंडी लगे, जैसे लाहौर में लगी थी, इंडिया गेट पे लगने लगे, तो वो लाइफ खुद ही खत्म करनी पड़ जाएगी। स्लेव ट्रेड चलता था, स्लेवरी कहते हैं। हिंदू महिलाओं की मंडी लगी थी लाहौर में, 47 की बात है। शाहिया किंगडम थी एक भारत में, राजा अनंगपाल या जयपाल उस किंगडम के लोग थे। हमारे शाहिया किंगडम के एक राजा को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को काबुल के गुलामों के बाजारों में बेचा गया था। तो अच्छा, अब ये बात है लगभग 9th 10th सेंचुरी के अराउंड, ऐसा मान सकते हैं, 8th 9th सेंचुरी मान लो आप। फिर 1947 में भी मंडी लगी। बंगाल का आपने सुना होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, वो जो हिंदू लड़कियों का रेप करके और हॉस्टल की खिड़कियों से टांग दी गई थी, रविंद्र दत्त ने बताया था, वो लाइव जिंदा है, उन्होंने देखा था वो सब। तो ये सब के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वहां से आप कह रहे हो आपको भी एक तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है? मुझे भाई गुरु अच्छा मिल गया जीवन में। आप हमेशा कहते हो। मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने जिंदगी बदल दी। शादी वादी तो करोगे ना? हाँ करेंगे ना भाई, हमारा वो नहीं है कि हम भाई करेंगे, सब करेंगे, हिंदू हैं सब, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा करना है, तो धर्म अर्थ तो सारे हिंदू करते हैं। नहीं धर्म नहीं, अर्थ और काम तो सारे कर जाते हैं, धर्म और मोक्ष वाला छोड़ देते हैं कि वो साइड में काटते हैं, पूरा करेंगे पूरा। चलो, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई, बड़ी सारी चीजें जानने को मिली। सेटअप बढ़िया बनाया आपने, आते रहो, बातें करते रहेंगे। क्या है विद अखिल को। चलो, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। बाय।